गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले हमने किया था इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। अगर उसमें ज़्यादा मटेरियल चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को उसमें ऐड कर सकते हो। क्लियर? हम स्टार्ट करते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया was launched under the leadership of P.V. Narasimha Rao. It was launched in July 1991 and also known as LPG or Liberalization, Privatization, Globalization Model. Former Prime Minister Manmohan Singh is considered to be the father of new economic policy. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया में जुलाई 1991 में लॉन्च हुई थी। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह एनईपी के फादर कंसीडर करे जाते हैं, क्योंकि उनकी निगरानी के अंदर ही जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको एग्जीक्यूट करवाया गया था। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लीड किन्होंने किया था, मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को एलपीजी या एलपीजी मॉडल भी बोल सकते हैं। इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? टू प्लंज द इंडियन इकोनॉमी इन द एरेना ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड टू गिव इट अ न्यू थ्रस्ट ऑन मार्केट ओरिएंटेशन। सिंपल मतलब इसका ये है कि इंडियन इकोनॉमी को एक न्यू एरिया, जहाँ पे जो इंडियन कंपनीज हैं वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सेल कर सकती हैं, वो प्रोवाइड करना। एक न्यू एरिया प्रोवाइड करना, न्यू ग्लोबल मार्केट प्रोवाइड करनी, ठीक है। जिससे क्या होगा, मार्केट ओरिएंटेशन को एक न्यू एक्सप्लोरेशन मिलेगी। सेकेंड पॉइंट, टू ग्रो द इकोनॉमी। ऑब्वियस है कि अगर पहले जितने छोटे एरिया में गुड्स एंड सर्विसेज को बेचा जाता था, अगर वही गुड्स एंड सर्विसेज को एक ग्लोबल मार्केट में बेचा जाएगा, जिससे क्या होगा, एफडीआई आएगी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आएंगे, ठीक है, फॉरेन पैसा आएगा इंडिया में। उससे क्या होगा, इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी। To remove all kind of unwanted, unnecessary restrictions. पहले क्या था, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कोई ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे कि दूसरी कंट्री के जो लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कंपनीज हैं, वो किसी और कंट्री में जाके इन्वेस्ट करें। तो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी, रिजिडिटी थी। अंडर एनईपी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, वो सारी रेस्ट्रिक्शंस को एबोलिश किया, इग्नोर किया, जिससे क्या होगा, इंडियन इकोनॉमी ग्रो करे। टू परमिट इंटरनेशनल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्स। अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट ने ये परमिशन दी कि इंटरनेशनली जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, कैपिटल है, मनी है और ह्यूमन रिसोर्स फ्लो कर सकते हैं इजीली। टू इंक्रीज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इंडियन गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को इंक्रीज करना चाहती थी, ठीक है। तो ये कैसे होगा, अगर हमारी जो इंटरनेशनली फ्लो करेंगी गुड्स एंड सर्विसेज, अगर गुड्स एंड सर्विसेज को इंटरनेशनली ग्लोबल मार्केट में बेचा जाएगा तो पैसा फॉरेन का इंडिया में आएगा, जिससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वो इंक्रीज होंगे। The main branches of new economic policy were LPG, which are discussed as follows. Liberalization, privatization, globalization. Under the new economic policy, India planned LPG, that is liberalization, privatization and globalization, in order to enhance international competitiveness and in order to improve the economy. These reforms were basically made to remove rigidity in various segments of Indian economy. बेसिकली जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसी को बोला जाता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन।
ये तीनों जो सेगमेंट्स हैं, तीनों जो ब्रांचेस हैं, इनका मेन मोटिव यही था कि हमने अपनी जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस जो स्पिरिट है उसको इंक्रीज करना है, अप करना है, इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करना है और इंडियन इकोनॉमी को इम्प्रूव करना है। जितनी भी रिजिडिटी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको कम करना है सो दैट इंडियन इकोनॉमी ग्रो करे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं लिबरलाइजेशन। द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड वर aimed at liberalizing the Indian business and industry from all unnecessary controls and restrictions। जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि लिबरलाइजेशन का, वो ये था कि इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री को जो भी अनवांटेड अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस हैं उससे फ्री किया जाए, ठीक है। दे सिग्नल द एंड ऑफ द लाइसेंस परमिट कोटा राज। Liberalization of the Indian industry has taken place with respect to लिबरलाइजेशन का मेन मोटिव यही था कि जो लाइसेंस परमिट कोटा राज, मतलब कि सबसे पहले कोई भी अगर कोई भी इंडस्ट्री ओपन करनी होती थी, कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना होता था, तो उसमें क्या होता था कि पहले लाइसेंस लो, गवर्नमेंट से जाके लाइसेंस लो, उसमें भी बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता था जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। तो लिबरलाइजेशन में क्या मोटिव था कि लाइसेंस परमिट कोटा राज को अबॉलिश करना है, उसको एंड करना है। तो इसके क्या क्या मोटिव थे, ऑब्जेक्टिव्स थे। अबॉलिशिंग लाइसेंसिंग requirement in most of the industries except a short list: liquor, cigarette, defense equipments, drugs, etc। लिबरलाइजेशन में ये हुआ कि उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाइसेंसिंग को अबॉलिश कर दिया। उन्होंने बोला कि सिर्फ कुछ कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी जिनको कि लाइसेंस लेना ज़रूरी होगा, अदर देन दैट कोई भी इंडस्ट्री ओपन हो सकती है विदाउट एनी लाइसेंस। तो ये जो कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनको आफ्टर लाइसेंसिंग ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपना बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, वो है लिक्वर इंडस्ट्रीज, सिगरेट इंडस्ट्रीज, डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडस्ट्रीज एंड ड्रग्स इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। Second point, freedom in deciding the scale of business activities, that is, no restrictions on expansion or contraction of business activities। पहले जो मैन्युफैक्चरर थे, ओनर्स थे, वो उनको कोई भी फ्रीडम नहीं था कि वो अपने स्केल ऑफ एक्टिविटीज को डिसाइड कर सकें, बट आफ्टर लिबरलाइजेशन उनको सारे जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको रिमूव कर दिया गया। अब जो ऑनर हैं उनकी खुद की मर्जी है कि वो एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सेट्रा कर सकते हैं, अपने स्केल ऑफ बिजनेस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट होती थी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ठीक है, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, तो ये जो काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थी उनको रिमूव कर दिया गया। ये जो प्रोसेस था उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया। उसके बाद है फिक्सिंग, फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो प्रोड्यूसर्स थे, ओनर्स थे, उनको ये भी फ्रीडम नहीं था कि वो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को फिक्स कर सके, बट आफ्टर लिबरलाइजेशन उनको फ्रीडम दिया गया कि आप एक पर्टिकुलर लेवल तक अपनी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस को फिक्स कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है प्राइवेटाइजेशन। The new set of economic reforms aimed at giving greater role to the private sector, that is, permitting private sector to set up industries which were previously reserved for public sector only in the nation building process, and a reduced role to the public sector. This was a reversal of the development strategy
pursued so far by Indian planners. प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज को ये छूट दी, उनको इंडिपेंडेंट बनाया गया कि आप वो इंडस्ट्रीज को भी चूज कर सकते हो जो पहले पब्लिक सेक्टर के लिए ही रिजर्व्ड थी। क्लियर? तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? The government redefined the role of public sector in new industrial policy. पहले क्या था, गवर्नमेंट ने कुछ इंडस्ट्रीज स्पेसिफाई करी गई थी कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर में ही ओपन हो सकती हैं, बट आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रीडिफाइन किया और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जो नंबरिंग थी, जो उसकी नंबरिंग थी कि ये पर्टिकुलर नंबर तक जो इंडस्ट्रीज हैं वो पब्लिक सेक्टर में ही आ सकती हैं, उसको डिक्रीज किया गया। Then government planned disinvestment of the public sector and decided to refer the loss-making and sick enterprises to the Board of Industrial and Financial Reconstruction. गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में कुछ डिसइन्वेस्टमेंट करी जाए। क्यों डिसइन्वेस्टमेंट करी जाए? क्योंकि कुछ जो कंपनीज थी वो ऐसी थी जो कंटिन्यू लॉस में जा रही थी, सिक इंडस्ट्रीज थी, तो उनको गवर्नमेंट ने अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ये डिसाइड किया कि उनमें डिसइन्वेस्टमेंट करी जाए और उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। The term disinvestment used here means transferring the public sector enterprises to the private sector. सिंपल है कि जो सिक इंडस्ट्रीज हैं जो कॉन्टिन्यू लॉस में जा रही हैं, उनमें डिसइन्वेस्टमेंट का ये मतलब है कि उसमें जो ऑनरशिप है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की उसको प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर कर दिया जाए। जो प्राइवेट ऑनर्स हैं वो उसको डील करेंगे। देन इफ देयर इज गवर्नमेंट ऑनरशिप is less than 51%, it would result in transfer of ownership and the management of enterprise to the private sector. अगर गवर्नमेंट की ओनरशिप किसी भी कंपनी में 100 में से 51% से कम है तो इट मीन्स कि जो ज़्यादा जो शेयर है वो किनका है? प्राइवेट सेक्टर का। तो उसमें जो ओनरशिप है, जो मैनेजमेंट है, उसमें जो ज़्यादा मोनोपोली चलेगी वो किसकी चलेगी? प्राइवेट सेक्टर की। Number of industries reserved for public sector was reduced from 17 to 2. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर जो रिजर्व करी गई थी कि ये इंडस्ट्रीज सिर्फ पब्लिक सेक्टर के अंदर ही आएंगी, वो 17 से अभी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में 2 तक आ गई। ठीक है, वो कौन सी आ गई? रेलवे ऑपरेशंस इंडस्ट्री और एटॉमिक इंडस्ट्री। Then here comes globalization. Globalization means the integration of the various economies of the world, leading towards the emergence of a cohesive global economy. Till 1991, the government of India had followed a policy of strictly regulating imports in value and volume terms. ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मेकिंग अ ग्लोबल मार्केट। ठीक है, ग्लोबल मार्केट को बनाना। पहले जो कोई भी कंपनी थी वो अपनी डोमेस्टिक मार्केट में ही चीज़ों की जो बाइंग एंड सेलिंग करते थे, बट ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या हुआ? मार्केट को ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक लेके जाना, जहाँ पे कोई भी कंपनी आके किसी भी कंट्री से आके अपनी गुड्स प्रोवाइड करवा सकती हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करवा सकती हैं, और जो भी अनवांटेड रेस्ट्रिक्शंस थी उनको रिमूव किया गया अंडर ग्लोबलाइजेशन।
तो ग्लोबलाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशन। अंडर ग्लोबलाइजेशन जो गुड्स एंड सर्विसेज एक कंपनी में, एक कंट्री में प्रोवाइड करी जाती थी, वो अभी ग्लोबल मार्केट में उसकी बाइंग एंड सेलिंग होगी। सेकेंड पॉइंट, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अक्रॉस नेशंस। कोई भी कंट्री से आके इन्वेस्टर्स अपना पैसा किसी और कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं अंडर ग्लोबलाइजेशन। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी किसी भी कंट्री से इंपोर्ट करवाई जा सकती है, जैसे कि अभी न्यू गैजेट्स हैं, चाहे वो आप यूज़ करते होंगे, मोबाइल फ़ोन्स हैं, वो सिर्फ चाइना में प्रोड्यूस होते हैं, वो इंडिया में यूज़ हुए हो रहे हैं, या फिर अमेरिका में प्रोड्यूस हो रहे हैं, पर यूज़ इंडिया में हो रहे हैं। तो ये किसका इफेक्ट है? ग्लोबलाइजेशन का। देन फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस बॉर्डर्स। किसी भी कंट्री का ह्यूमन रिसोर्स दूसरी कंट्री में जाके गुड अपनी सर्विसेज को वहां पे रेंडर कर सकते हैं। देन रिड्यूसिंग टैरिफ। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ वो ड्यूटी होती है, वो टैक्स होता है जो गुड्स पे इम्पोज होता है अगर गुड्स एंड सर्विसेज किसी और कंट्री से इंपोर्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी टैरिफ को रिड्यूस किया सो दैट कि जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का प्रोसीजर है वो सिंप्लीफाई हो सके। उसमें जो अनवांटेड रेस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, एक्सेसिव टैक्स हैं, उसको कम किया जाए सो दैट कि जो इंडिया है वो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को, ह्यूमन कैपिटल को अक्रॉस द वर्ल्ड एक्सपोज कर सके। क्लियर?